डिकोडिंग छत्तीसगढ़ समाचार, ये वो पहल है जो हमने मिलकर शुरू की है। 18 सितंबर के समाचार पेश करते हैं। मेरा नाम शेखर है। पहले समाचार पर आते हैं। बस्तर की हरी गुफा, ग्रीन गुफा भी बोल सकते हैं, नई धरोहर के रूप में चिन्हित हुई है। तस्वीर में जो आप ये देख रहे हैं, इसमें हरे रंग की अधिकता के कारण ग्रीन गुफा नाम दे दिया गया। असल में है चूने पत्थर की गुफा, वैसी गुफा जैसे कुटुमसर की प्रसिद्ध गुफा है हमारे यहाँ, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी एक गुफा है और वो वही क्षेत्र है। कुटुमसर गुफाओं के आसपास का जो पूरा है इलाका, 11 गुफाएं चिन्हित हुई हैं, उसमें से अभी एक गुफा जो चर्चा में है वो है हरी गुफा। इसको पर्यटक लोगों के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। गुफा के अंदर भरा हुआ पानी जो है वो लगातार वन विभाग निकाल रहा है, जिससे आप और हम वहाँ पर्यटन के लिए पहुंच सके। तो कहाँ पड़ेगा, तो इसका जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर अंचल में मौजूद है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। गुफा के भीतर लाइकेन जो है वो परत के रूप में जमा हुआ है। ये जो आप हरे रंग की परत देख रहे हैं, ये लाइकेन की परत है। और लाइकेन के बारे में ये तो पता ही होगा, वो वायु प्रदूषण का बहुत बढ़िया इंडिकेटर कहलाता है, जिसके रंग बदलने के आधार पर हम बता पाते हैं कि हवा की गुणवत्ता अच्छी है या खराब है। तो वो जमा हुआ है पूरे परत के रूप में और उसी का हरा रंग हम वहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुटुमसर गुफा की तरह इसमें भी स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट जैसी संरचना है। क्या होता है ये? चूना पत्थर की गुफा में ऊपर की तरफ से इस तरह की जो लटकी हुई संरचना जो खंजर नुमा, चाकू नुमा दिखाई देती है, एक वो, और जब वो पानी नीचे गिर करके ऊपर की तरफ स्पाइक्स बन जाते हैं, एक संरचना वो। इन्हीं संरचनाओं को स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट के नाम से जाना जाता है। ऐसी संरचना आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसे कि मैं बताया आपको 11 गुफाएं हैं, उसमें अभी जो गुफाएं खोल दी गई हैं दर्शकों के लिए, वो कुटुमसर है, दंडक गुफा है और कैलाश गुफा है। लेकिन इसके अलावा 2 गुफा जो चिन्हित की गई है पर अभी पर्यटकों के लिए नहीं खुली है, उसमें एक तो आपकी ग्रीन गुफा या हरी गुफा है और दूसरी झूमर नाम की गुफा है, जिस पर अभी भी शोध कार्य चल रहा है। ठीक ठाक यदि हो जाता है तो पर्यटकों को और भी बहुत कुछ बस्तर में देखने का मौका मिलेगा। आई होप अपडेट हो गया पूरा। चलिए तो अगले समाचार पे आते हैं। चर्चा में है मॉडम सिल्ली बांध। क्यों चर्चा में है? इसके 34 गेट एक साथ खुले, सालों बाद ऐसा हुआ, इसलिए चर्चा में है। इतिहास हमेशा से महिला जो रही हैं उनके प्रति बहुत उदार नहीं रहा है। कुछ एक मौका छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी ऐसा ही एक मौका है। पहले तो इस बांध का नाम मॉडम सिल्ली बांध, इसका नाम बीच में बदल दिया गया 2019 के आसपास। इसका नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कर दिया गया। पर मॉडम सिल्ली बांध, आखिर मॉडम सिल्ली बांध है क्यों और कहाँ है? तो कहाँ है इसका जवाब है धमतरी में। जिला धमतरी में मौजूद है। कौन सी नदी पर है? तो सिलियारी नाम की नदी पर है। इसके अगर निर्माण की बात करें, 1914 में धमतरी में अक्सर पड़ रहे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महानदी की ही एक सहायक नदी सिलियारी पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। लगभग 9 सालों तक ये निर्माण चला। 1914 से 1923 के बीच हुए इस निर्माण कार्य ने धमतरी की पानी की समस्या तो काफी हद तक हल कर दी थी। इसको बनाने का जो कार्य है या जिम्मेदारी है वो एक महिला गवर्नर के पास थी, जिनका नाम था मैडम सिल्ली। अब उन्हीं मैडम सिल्ली के नाम पे जगह का नाम मॉडम सिल्ली, बिगड़ा हुआ नाम मुरुम सिल्ली और फिर और अलग अलग नाम निकल गए। पर इतिहास, मैंने कहा, महिलाओं के प्रति कठोर रहा है, उस नाम को भुला दिया गया। अब किताबों में यह दर्ज दिखाई देता है इंजीनियर एल्फिस्टन के द्वारा बनाया हुआ। मैडम सिल्ली पता नहीं इतिहास में कहीं खो गई, पर आप उन्हें याद रख सकते हैं। मॉडम सिल्ली बांध एशिया का पहला साइफन बांध था। अब सवाल यह है कि साइफन बांध होता क्या है? साइफन बांध यानी एक इस तरह का बांध, वो भी स्लिप अवे साइफन बांध, एक इस तरह का बांध जो अपने जल भराव क्षमता तक यदि पहुंच जाए तो उसके गेट खुद ब खुद खुल जाए और उसके जल स्तर को मेंटेन किया जा सके। इतनी तकनीक का प्रयोग साल 1914 में सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना, ये भी एक महिला के जिम्मे था। और वो महिला रायपुर से लगातार धमतरी का सफर करती रही और उनके देखरेख में यह निर्माण संपन्न भी हुआ। और बड़ी बात यह थी कि उस समय आज की तरह सीमेंट या फिर जो आप छड़ों का प्रयोग करते हैं वो नहीं था। तो फिर प्रयोग क्या किया गया? बेसिक चीजों का। वो बेसिक चीजें जैसे बजरी, मिट्टी, चूना पत्थर और लोहे के बुरादे 100 साल से भी ऊपर हो चुका है इस बांध को बने हुए। और यदि इंजीनियरों की माने, जो सिविल इंजीनियर्स हैं,
तो ये बांध अभी 100 साल और अपनी क्षमता के साथ टिका रह सकता है। ऐसी संरचनाएं अब बनती नहीं, लुप्त सी हो गई हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ऐसे बांध का जो अपने 34 गेट के साथ छत्तीसगढ़ और भारत के लिए रिमार्केबल संरचना बना हुआ है और सिविल इंजीनियर्स के लिए अध्ययन का विषय भी बना हुआ है। तो मैडम सिल्ली को आप याद रखिए, याद आप एक भारतीय इंजीनियर को भी रखिए, नाम है राजेंद्र नाथ सूर। ये भी इस बांध को बनाने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। तो आई होप ये बांध, और अगर आप इसका आसपास के हैं तो ये जगह जाइए, काफी धमतरी की सुरम में वादियों में मौजूद है, तो आपको आनंद आएगा। आइए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला है मुख्यमंत्री की नई घोषणाएं। ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारे समारोहों का हिस्सा बने और इसी में एक श्रमिकों के नाम पर भी सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। उसमें श्रमिक महासम्मेलन जो रायपुर में हुआ, उसमें क्या क्या घोषणाएं हुई है। पहला ये कि दीदी ई रिक्शा योजना जो चल रही है छत्तीसगढ़ राज्य में, उसकी सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पहले ये सहायता राशि 1 लाख रुपए थी, अब बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी वो राशि छूट के रूप में ई रिक्शा खरीदने पर महिला को प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत जो पंजीकृत श्रमिक है, उनके मकान निर्माण के लिए मिलने वाली राशि जो है वो पहले 1 लाख रुपए थी अनुदान राशि, उसे भी बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। तीसरी बड़ी घोषणा हुई कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जाएगी सरकारी अस्पतालों में। ये घोषणा भी की गई। स्वास्थ्य जांच निःशुल्क है, ना कि पूरी चिकित्सा, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना जो हाल फिलहाल में ही प्रारंभ की गई है। इस सत्र के लिए 100 बच्चों का चयन हुआ है, आने वाले सत्र के लिए उसे 200 बच्चों तक बढ़ा दिया गया है। ये घोषणा भी हुई मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो इतना सब कुछ जो है आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सज्जन, वैसे तो AI फोटो है, ये बता देना जरूरी है, शाहरुख के साथ सच में नहीं है, पर हाँ ये उन्हीं के इंस्टा अकाउंट से ली गई है। और ये है मयंक विश्वकर्मा जी, छत्तीसगढ़ के सबसे कम हाइट के व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अपने हाइट को बाधा नहीं आने देते, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि भले ऊंचाई कम है पर कद काफी ऊंचा है। कद ऊंचा क्यों है? क्योंकि उनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 36 इंच की ऊंचाई होने के बाद भी आमतौर पर बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं और सोसाइटी का सामना नहीं कर पाते हैं, पर वो मोटिवेशनल स्पीकर बने, अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है उस कौशल का भी परिचय देते हैं, कुछ किताबें भी लिखते हैं। और उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, जैसे देश के दीवाने, शहीदों की याद में, मुझे आज़ादी चाहिए थी जैसी किताबें लिखी। नतीजा, उन्हें इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत छोड़िए पूरी दुनिया के सबसे कम ऊंचाई के लेखक के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? कोरबा के रहने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऊंचाई भले कम है, कद जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये है मयंक विश्वकर्मा जी, ध्यान रख सकते हैं। अगले न्यूज पर आते हैं। कुछ वन लाइनर्स हैं हमारे पास। वन लाइनर क्या क्या है? रायपुर से लेकर के राजिम और फिर रायपुर, इसके लिए मेमू ट्रेन प्रारंभ कर दी गई। 18 तारीख को इसे प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी इसका उद्घाटन किए। अब सवाल ये होता है कि मेमू होता क्या है? सर सुनते होंगे ना मेमू ट्रेन, तो ये होता क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसके दोनों तरफ पावर इंजन लगा रहता है और इसलिए अपनी गति अच्छी खासी मेंटेन कर पाती है, यानी कम समय में भी अच्छी दूरी तय कर सकने की क्षमता वाली ट्रेन को कहा जाता है मेमू ट्रेन, और एक फिक्स रूट पर लगातार दोनों डायरेक्शन में चलती है। इसके लिए मेमू शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा PM स्वनिधि योजना 2.0, ये छत्तीसगढ़ में भी लॉन्च कर दी गई, पूरे भारत में चल ही रही है। किन के लिए है? अगला प्रश्न हो सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो गलियों में परचून की दुकानें या फिर अलग अलग तरह के काउंटर्स खोल करके अपनी चीजों का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए है। उनको क्या लाभ होगा? स्ट्रीट वेंडर्स 7% सब्सिडी पर, ये सब्सिडी उन्हें ब्याज पर मिलेगी, ना कि ऋण राशि पर। अपने व्यवसाय के लिए बिना गारंटी का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें गारंटी के तौर पर कुछ भी नहीं रखना होगा, बैंक से लोन ले सकेंगे और उस लोन पर लगने वाले ब्याज पर 7% की सब्सिडी उन्हें प्राप्त होगी। यही है स्वनिधि योजना। इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। फिर अगला है बस्तर के एक पत्रकार महोदय है, उनका निधन हो गया, राजेंद्र वाजपेयी। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसके बस्तर अंचल के लिए संवाददाता का वो कार्य किया करते थे। तो ये कुछ अपडेट थी हमारे पास 18 तारीख के समाचारों से।
और ऐसे ही लगातार अन्य दिनों के समाचारों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।